चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये मेरा होगा लेक्चर नंबर 4 सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक, अब तक हम लोगों ने 3 लेक्चर्स में एक में हम लोगों ने देखा फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में। फिर उनसे रिलेटेड जो हम लोगों ने ग्राफ देखे, केमिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है वो चीजें देखा। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उसकी प्रैक्टिस किया हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में। थर्ड में हम लोगों ने देखा फ्रेंडलिक आइसोथर्म के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट के बारे में, और जो कैटलिस्ट क्या करते हैं उनके प्रोसेस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालिसिस। तो नॉर्मली एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है KClO3 का हीटिंग इफेक्ट। एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया है कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई टेम्परेचर ही यूज ना करें और 653 केल्विन से 873 केल्विन टेम्परेचर रखें, तब जा करके ये डिकम्पोज होता है और बहुत स्लो रेट्स में डिकम्पोज होता है। जा करके ये हमें क्या देता है, फिर KCl और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करके देता है, वो भी बहुत स्लो रेट में। जब हम इसको हीट करते हैं पोटेशियम क्लोराइड को, तो ये जाता है 2 टाइम्स ऑफ KCl और 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस में, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है और रेट भी बहुत कम रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक कंपाउंड बाहर से लाके डाल दें जिसका नाम है MON2 MnO2, तो फिर होता क्या है कि इसका जो हीट करना, जो हमें टेम्परेचर देना पड़ता था वो टेम्परेचर भी कम देना पड़ता है, और ये जो टेम्परेचर पहले देना पड़ता था बिना MnO2 की प्रेजेंस में, अभी ये टेम्परेचर अपना घट करके हो जाता है 473 से 633 केल्विन। मतलब सोचो, जहां से पहले स्टार्ट होता था अभी तो वहां तक जाना भी नहीं है अपने को, इस टेम्परेचर के बीच में ही वो डिकम्पोज हो जाता है, और रेट भी काफी ज्यादा रहता है, जो कि पहले बहुत कम रेट रहता था, बहुत स्लो होता था पहले। तो ये MnO2 की प्रेजेंस में KClO3 बहुत आराम से टूट जाता है KCl और ऑक्सीजन गैस में। तो बाद में फिर ये देखा गया कि जो MnO2 है ना, बाहर से लेकर आए तो थे, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है, ये कंज्यूम नहीं हो रहा है, और KClO3 बहुत फास्ट डिकम्पोज भी करने लगा। मतलब MnO2 बिना कंज्यूम हुए, एक बार अगर तुम मार्केट से MnO2 ले आए, तो ऐसा नहीं कि तुमने एक बार KClO3 को हीट किया तो बार बार तुम्हें MnO2 लाना पड़ेगा, नहीं। बिना MnO2 दोबारा लाए हुए KClO3 का डिकम्पोजिशन चलता रहता है, और ये कांस्टेंट बना रहता है, इसका मास चेंज नहीं होता। तो फिर बोला गया, अच्छा ऐसा फॉरेन कंपाउंड जो बाहर से आया है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो रहता है तो रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से होती है, उसको एक नाम दे दिया गया कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या करके रेट बढ़ा देता है, उस प्रोसेस को बोल देते हैं कैटालिसिस। ऐसे हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में एक पॉइंट पढ़ लिया होगा कि कैटलिस्ट क्या क्या कर सकता है। एक बार मैं उसको बोल देता हूँ, क्योंकि जो चीजें मैं इधर बोलूंगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में या फिर केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 के चैप्टर में लोगों ने देखा होगा कि कैटलिस्ट क्या कर सकता है। ये तो समझ में आ गया KClO3 वाला। ये हीटिंग इफेक्ट में ध्यान रखना कि MnO2 एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, ये डायरेक्ट एग्जाम में अपने पूछे जा सकते हैं। अब कैटलिस्ट करते क्या क्या है, नॉर्मली बोलते हैं कि अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही हो, कोई रिएक्शन पहले से हो रही हो, तो जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है, साथ में रेट कांस्टेंट को बढ़ा देता है। ठीक है। कैटलिस्ट क्या चीज नहीं चेंज करता है, सारे स्टेट फंक्शन को चेंज नहीं करता। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन मतलब जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते थे। जब तुम कैटलिस्ट डालोगे तो किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नहीं चेंज होगा, किसी रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नहीं होगा, किसी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, किसी भी रिएक्शन का जो टेम्परेचर का चेंज रहा होगा, मतलब वो जिस टेम्परेचर पे चेंज जो जैसा रहता है, जैसे बोलते हैं ना इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, वो जो चेंज होगा, नॉर्मली अगर इसको तुम डेल्टा एच करके समझो या डेल्टा ई करके समझो, वो भी चेंज नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज फिक्स रहती हैं, स्टेट फंक्शंस नहीं चेंज होते, या इसी को कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड। कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो सब चेंज नहीं होता। और एक चीज सुना होगा इक्विलिब्रियम के बारे में, कैटलिस्ट क्या करता है, जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो जो इक्विलिब्रियम आने का टाइम है, अगर पहले मान लो 5 मिनट में इक्विलिब्रियम आया, तो जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो वो इक्विलिब्रियम आने का टाइम कम कर देता है, 3 मिनट में ही इक्विलिब्रियम आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर पहले से कहीं इक्विलिब्रियम हो और फिर तुमने उस टाइम पे कैटलिस्ट डाला हो, तो कैटलिस्ट फिर अगर पहले से कहीं इक्विलिब्रियम है तो कैटलिस्ट उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आने वाली है और तुमने पहले से कैटलिस्ट डाल रखा है, तो क्या करता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम के टाइम को डिक्रीज कर देता है, इक्विलिब्रियम जल्दी लेकर चला आता है। और कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है। अगर
पहले अगर मान लो रिएक्शन इस तरीके से हो रही हो, जैसे हमारे पास एक ग्राफ हो, इन जनरल ऐसे ग्राफ तुमने देखे होंगे अक्सर कि एक इंटरमीडिएट बनता है, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये है अपने पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या इसी को टाइम बोल दो। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा पाते, रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं जा पाते, उसके लिए उन्हें पहले कहाँ जाना पड़ता है, इंटरमीडिएट में। तो जब हम कैटलिस्ट डालते हैं ना, तो कैटलिस्ट उसी इंटरमीडिएट के बनने को आसान कर देता है और पाथ चेंज कर देता है, रिएक्शन किसी नए पाथ से होने लगता है। कैटलिस्ट एल्टर्स द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये चीज हमें याद रखना चाहिए, कैटलिस्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म को चेंज कर देता है, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है कैटलिस्ट, फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों के ही एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, लेकिन जो डेल्टा एच है ये वाला फैक्टर वो कांस्टेंट बना रहता है। ऐसा नहीं कि तुमने कैटलिस्ट डाला तो रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ज्यादा एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक। तो ये तो हो गई कैटलिस्ट के बारे में कुछ कहानी जो हम लोग पहले से जानते थे, और KClO3 का हीटिंग इफेक्ट जहां से कैटलिस्ट पहली बार यूज में आया। वो सब काम करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस, और ये सब कहानी उन्होंने 1835 में बता दिया था, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। वो KClO3 के बारे में कि बाहर से कोई आया है और उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट हो गया, ठीक। चलें अब हम NCERT बुक में लिखे हुए कुछ नोट्स को देख लेते हैं। कैटलिस्ट मेनली दो तरीके के हम लोग पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट, एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्या करते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट में, क्या होता है भाई, अगर हमारे पास होमोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब हो गया कि जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख रहे हैं, मान लो रिएक्टेंट भी गैस में है, प्रोडक्ट भी गैस में है, और जो हमने कैटलिस्ट यूज किया, जो कैटलिस्ट यूज किया वो भी गैस में है, अगर सबका फेज सेम है, सब लोग सेम फेज वाले हैं, तो बोल देते हैं वो होमोजीनियस कैटलिस्ट है, ठीक है। जैसे जैसे अपने पास है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो फिर हम लोग जो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं, ध्यान से देखो, SO2 O2 कहाँ चला गया, SO3 गैस में, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और जो कैटलिस्ट डाला वो भी कैसा है, गैस। तो सब लोग सेम फेज में हैं, हाँ सब लोग सेम फेज में हैं, तो बोलते हैं ये कैटलिस्ट जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज के साथ मैच कर जाए तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट, और जो ये प्रोसेस हो रहा होगा उसको बोल देते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ठीक है। होमोजेनियस मतलब सब लोग सेम तरीके से हैं, सेम फेज में हैं। अच्छा आगे चलें, ऐसे एक एग्जांपल अपने पास और है, ये एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट अपने एग्जाम में यही एग्जांपल्स आ जाते हैं। अगले एग्जांपल में क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज कैटेलाइज्ड बाय H+ आयन फर्निश्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब जब भी कभी तुम किसी स्तर की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो बोला जाता है ना कि हाइड्रोलिसिस अक्सर हम लोग एसिडिक मीडियम में कराते हैं, पानी डालोगे और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में, और ये एसिडिक मीडियम उसके लिए एज ए कैटलिस्ट काम करता है। तो ये क्या होगा, एक्चुअली में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो H+ को देगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आ जाता है OH, ये चले जाते हैं एसिड और एल्कोहल में टूट जाते हैं। और जब यहाँ पे ये जो HCl यूज करते हैं उसका फेज लिक्विड, ये सब भी लिक्विड ही है, देखो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, एक्वस मतलब वो भी तो लिक्विड में ही पड़े हैं ना, और HCl भी लिक्विड में ही यूज करते हैं, तो सबका फेज सेम है। हाँ तो ये भी होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। हमें देखो ये चैप्टर थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है, तो जो हमें थ्योरीज मिल रहे हैं उनको एक बार देख लेना है, भयंकर तरीके से हमें रटना नहीं है, एक बार देख लोगे एग्जाम में अगर कहीं ऑप्शन में होगा तो हम समझ जाएंगे क्या चीज बोला जा रहा है। एक और एग्जाम्पल होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कैटेलाइज्ड बाय H+ आयन फर्निश्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बारे में तो सुना भी होगा कि हमारे पास अगर सुक्रोज हो, सुक्रोज बायोमोलिक्यूल्स के वीडियो देखे होंगे तो तुम्हें पता भी चला होगा कि सुक्रोज को अगर हम एसिडिक मीडियम दे दें तो ये टूट जाता है, कहाँ, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में टूट जाता है। अच्छा भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, जी हाँ, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्यों भाई इन्वर्जन क्यों नाम देते थे, क्योंकि हमें पता था कि जो सुक्रोज होता है, नेचुरली अकरिंग सुक्रोज इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका नेट में जो ऑप्टिकल रोटेशन होता था वो प्लस में, लेकिन जो ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता था वो प्लस में 52.7 डिग्री, और फ्रक्टोज का कितना होता था, वो रेडियो चैनल 92.7 डिग्री माइनस में। तो जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है तो प्लस वाला कम रहता है, माइनस वाला ज्यादा, तो नेट में कैसा आ जाता है, माइनस। इसीलिए क्या बोल देते हैं कि जब हम एसिडिक मीडियम डालते हैं कहाँ पे, सुक्रोज में, तो हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चला जाता है और हो जाता है इन्वर्जन। पहले वो पॉजिटिव डिविजन शो करता था, बाद में पूरा का पूरा नेगेटिव डिविजन, तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ये कहाँ चला जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में।
तो यहाँ पे देख लो सब लोग, ये भी लिक्विड 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 सबका फेज सेम है, तो इसको भी हम लोग होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल बोल देंगे। अच्छा, अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात कर लें। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस मतलब द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर डिफरेंट इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। सम ऑफ द एग्जांपल्स जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, जैसे SO2 को तुम SO3 में ही लेकर जाओ, लेकिन इसके लिए एक तो हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या करते हैं वहां पे, SO2 को ऑक्सीडाइज कराते हैं, कहाँ पे, SO3 में ऑक्सीजन देकर के ही करते हैं, लेकिन एक तो कैटलिस्ट V2O5 यूज कर लेते हैं, ये भी सॉलिड होता है। अब ये सब गैस 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 हैं, लेकिन जो हमारे पास V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वो क्या है, वो तो सॉलिड है, तो फेज अलग अलग होने लगा ना, इसलिए ये हेट्रोजीनियस। यहाँ पर प्लेटिनम भी एनसीईआरटी में दिया है, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्लेटिनम सॉलिड है और लोग गैस हैं, तो सबका फेज अलग अलग होने लगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में है जबकि कैटलिस्ट हमारे पास सॉलिड में है, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल देख लो, हमसे बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। ये हैबर प्रोसेस कौन नहीं जानता, जब हम लोग ये कराते हैं हैबर प्रोसेस में तो कैटलिस्ट किसको यूज करते हैं, आयरन को, और यहाँ पे प्रोमोटर एक यूज होता है जिसको हम लोग मोलिब्डेनम बोल देते हैं। प्रोमोटर क्या चीज होता है, दो नाम आते हैं, एक होता है प्रोमोटर और एक होता है पॉइजन। प्रोमोटर और पॉइजन क्या चीज है, प्रोमोटर वो होते हैं जो जो हमारे पास कैटलिस्ट है, अगर तुम कैटलिस्ट को और अच्छे से काम कराना चाहते हो तो उसको कैटलिस्ट की एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोमोटर, और कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा खराब करने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं पॉइजन। जैसे रोजेनमुंड रिएक्शन तुमने देखा होगा, रोजेनमुंड रिडक्शन जानते ना, रोजेनमुंड रिडक्शन RCOCl H2 यूज करते थे तो ये चला जाता है कहाँ पे, CHO में, लेकिन केवल H2 डाल देते हैं क्या, नहीं, H2 पैलाडाइज। अब ये पैलेडिनम तो कैटलिस्ट है, लेकिन इसमें पॉइजन डालते हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एज ए पॉइजन यूज हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले हाइड्रोजन जाए, रिएक्शन हो जाए, लेकिन पॉइजन इसलिए डालते हैं क्योंकि ज्यादा रिएक्शन ना हो, नहीं तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा। हाँ, तो पॉइजन और प्रोमोटर दो वर्ड होते हैं जो कैटलिस्ट के साथ ही यूज होते हैं, डायरेक्ट पॉइजन नहीं यूज होता। ठीक है, अब वो पैलेडिनम कैटलिस्ट है तो इसकी वजह से वो रिएक्शन हो पाया, हाइड्रोजन जाके ऐड कर पाया, लेकिन बेरियम सल्फेट पॉइजन है, इस वजह से ज्यादा रिडक्शन नहीं हो पाया और ये एल्डिहाइड ऐसे ही बच गया। और वैसे भी एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैलेडिनम की प्रेजेंस जब भी होगी, कभी भी तुम C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस नहीं करना, कभी भी C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस नहीं करना, चाहे वो एसिड का हो, अमाइड का हो, ईस्टर का हो, एल्डिहाइड का हो, कीटोन का हो, किसी का भी हो। ठीक है, चले, तो हम तो हेट्रोजीनियस देख रहे हैं, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सारे गैस हैं और ये सॉलिड, तो फेज अलग होने लगा। हाँ, जो साइड में अलग चीजें बोली जा रही हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें ये तो आसान आसान सी हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कौन सा प्रोसेस है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ पे हम लोग प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, अमोनिया को पहले ऑक्सीडाइज कराते हैं NO में, फिर वो NO जो है वो हवा में ऑक्सीडाइज होता है NO2 में, NO हवा में ऑक्सीडाइज होकर के जाता है NO2 में, और ये NO2 फर्दर एक्वस मीडियम में हवा के साथ ही ऑक्सीडाइज होकर के, और कैटलिस्ट यूज करते रहते हैं, ये चला जाता है नाइट्रिक एसिड में। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन के लिए करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गॉस इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये तो एक स्टेप दिखाया है, पूरे स्टेप में तो NO फर्दर ऑक्सीडाइज होता है NO2 में, और ये अब यहाँ पर भी देखो सब लोग गैस 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 जैसा है, जबकि प्लेटिनम सॉलिड जैसा है, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल है अपने पास, ये सब रटना नहीं है, एक बार देख लेना है बस, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल एज ए कैटलिस्ट। तो जब हम ये करते हैं, देखो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन देकर के रिड्यूस कराओ, ये मार्केट में बिकता है ना वेजिटेबल घी जैसा, सस्ता मिलता है लेकिन बहुत डेंजरस रहता है। तो वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजन देते जाओ तो वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है, बिना मिल्क वाले घी में, लेकिन जो वहां पे कैटलिस्ट यूज करते हैं वो NI। अब देखो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज से मैच नहीं कर रहा है, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब अलग अलग फेज में है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। जब भी फेजेस अलग होने लगेंगे तभी तो बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अगर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में हो, जैसे ये वाला है CO गैस, हाइड्रोजन गैस, मेथेन गैस, वाटर गैस, और तुमने NI सॉलिड यूज कर लिया, तो ये होमोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल हो गया। लेकिन जो अभी ये वेजिटेबल वाले के लिए बोला जा रहा है वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल हो गया। चले, अब ये सेलेक्टिविटी क्या चीज है, ये चीज है कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट सेम है, देखना CO और हाइड्रोजन गैस, CO और हाइड्रोजन गैस, CO और हाइड्रोजन गैस, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग हो गया। अरे सेलेक्टिविटी, रिएक्टेंट तुम्हारे पास रिएक्टेंट सब जगह पे सेम है, लेकिन प्रोडक्ट कभी तुम्हें मिल रहा है मेथेन गैस,
कभी मेथेन गैस नहीं मिल रहा है, कभी तुम्हें मिथाइल एल्कोहल मिल गया, कार्बिनॉल मिल गया, कभी तुम्हें फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। तो तो सेम ही रिएक्टेंट है तो अलग अलग प्रोडक्ट कैसे मिल गए? कैटलिस्ट सेलेक्टिव होता है, रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है, बताया था ना थोड़ी देर पहले। कैटलिस्ट एल्टर्स द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो पाथ को चेंज करता है। तो पाथ चेंज करने से हो सकता है, अगर उसने डायरेक्शन चेंज किया, हो सकता है वो रास्ते में कुछ और बन जाए, अगर तुम अलग अलग परसेंटेज यूज करो। अब CO 3 हाइड्रोजन गैस और NI सॉलिड यूज कर लो तो मेथेन गैस और वाटर गैस बन जाता है। और अगर तुम CO और 2 हाइड्रोजन यूज करो और तुम कैटलिस्ट डाल दो उसमें कॉपर ZNO या फिर Cr2O3 डाल दो, तो उसके साथ फिर वो चला जाता है मिथाइल अल्कोहल में, कार्बिनॉल में। और जब तुम वही CO और हाइड्रोजन गैस यूज करो और कॉपर ऐसे कैटलिस्ट डाल दो और एक एक के रेशियो में लेकर जाओ तो तुम्हें फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट सेम हो लेकिन तब भी हम अलग अलग कैटलिस्ट यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट में जा सकते हैं। कभी ये स्टेटमेंट दे सकता है, क्या ये ऐसा किया जा सकता है कि हमारे पास एक ही रिएक्टेंट हो और अलग अलग प्रोडक्ट में चले जाएं? तो बोलेंगे हाँ, कैटलिस्ट ऐसा भी कर सकता है कि डिफरेंट कैटलिस्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज करके डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जो एंजाइम कैटालिसिस के थ्रू होती हैं। एंजाइम कैटालिसिस मतलब जिसमें कैटलिस्ट हमारा एंजाइम होता है। अब एंजाइम तो जानते होंगे कि हमारे पास बॉडी से नॉर्मली और एनिमल्स के बॉडी में बनते हैं ये सब, इसलिए इन लोगों को अलग से कुछ लोग नाम भी दे देते हैं। क्या चीज? इनको अलग से बोलते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ठीक, ये पूरी थ्योरी है एनसीईआरटी की, ये पढ़ सकते हैं इसको कि हमसे क्या बोला जा रहा है। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are produced by living plants and animals. They are actually protein molecules of higher molecular mass and form colloidal solution in water। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, वो देख सकते हैं हम। आगे चलते हैं इनके एग्जांपल्स कि एंजाइम कैटलिस्ट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। एंजाइम कैटलिस्ट सबसे पहले तो ये इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना, केन सुगर को अगर तुम वाटर डालो, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम रखो तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चला जाता है। लेकिन इस रिएक्शन के रेट को और थोड़ा बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अब ये याद कैसे रहेगा, मैं बताता हूँ लॉजिक कैसे याद रहेगा, एंजाइम कैटलिस्ट कैसे याद रहेंगे। केन सुगर का अगर तुम ग्लूकोज और मतलब जो तुम्हारे पास सुक्रोज है उसको अगर तुम कन्वर्ट करते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। इन्वर्जन बोलते हैं ना, हाँ। इसीलिए यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है इन्वर्टेज, इन्वर्जन इन्वर्टेज, इन्वर्जन इन्वर्टेज। अगला जो हमारे पास बोला गया है, यही यही चीज याद रखना है बस। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं कैटलिस्ट जाइमेज। ये आप याद भी नहीं रख पाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि और सब आराम से याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखो बोल रहा है अगर हम कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च को हम नॉर्मली जो एंजाइम कैटलिसिस होते हैं ना वो नेचुरल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब अपने बॉडीज में रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है। तो स्टार्च को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें माल्टोज में तो एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डाइस्टेज, याद रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है। ये दो जाइमेज और डाइस्टेज ये दोनों याद नहीं होते हैं, अगर तुम इनको अलग से ध्यान रख लो तो। देखो इन्वर्जन ऑफ केन सुगर वो तो याद हो गया इन्वर्टेज करके, ठीक है, लेकिन उन दोनों को ध्यान रख लेना थोड़ा सा। अब देखो जैसे ये भी याद हो जाएगा आराम से, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पे माल्टोज को ग्लूकोज में लेकर जा रहे हैं, माल्टोज को लेकर जा रहे हैं, तो जो यहाँ पे एंजाइम यूज करते हैं वो माल्टेज, अच्छा नाम दिया है। यूरिया में यूरेज। अब एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट देकर के आ सकता है, अमोनिया को हम कन्वर्ट कराने यूरिया को हम लोग कन्वर्ट कराना चाहते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कौन सा एंजाइम कैटलिस्ट यूज करें? तो यूरेज। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, थ्योरी है, इसलिए वीडियो भी ऐसे बन रहा है और थोड़ा सा तुम ध्यान दे देना। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज का लेक्चर, मैं बोलता हूँ बस वो कैटलिस्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कभी कभी 4 एग्जांपल देकर पूछ लेता है, बताओ कहाँ पे हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जांपल है। आगे इन स्टमक द पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, पढ़ लेना इसको एक बार। While in intestine, the pancreatic trypsin converts protein into amino acids by hydrolysis। ये एक फैक्ट दिया जा रहा है कि यहाँ पे ये सब क्या है, फिर एंजाइम कैटलिस्ट हो गए। कौन कौन? एक तो ये ट्रिप्सिन जो उन्होंने नाम दे दिया, ट्राइप्सिन, और एक हमारे पास पेप्सिन। ये क्या कर रहे हैं? ये एंजाइम्स हैं और वो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट जैसा काम करते हैं। ये नाम एक ध्यान रख लेना, बैक्टोबैकिलाई, बैक्टो बैकिलाई, शायद ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। हमसे बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड,
अगर हमें दूध को दही में कन्वर्ट करना हो तो या ये भी एक एंजाइम कैटलिस्ट वाली रिएक्शन होती है, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो बैक्टोबाइकेलाइट। ठीक है, ध्यान रखना है क्योंकि दूध दही के बारे में तो पूछा ही जा सकता है। अब आगे चलें, हमसे पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा है, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसी का ये समरी है एक। सुक्रोज, सुक्रोज को अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना चाहें तो एंजाइम कौन यूज करते हैं, इन्वर्टेज। इन्वर्जन ऑफ शुगर से इन्वर्टेज। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट करना हो तो जाइमेज। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना हो तो डाइस्टेज। और अगर हम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो तो बोलते हैं माल्टेज। माल्टोज को कन्वर्ट करना हो तो माल्टेज। यूरिया को कन्वर्ट करना हो तो यूरेज। प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना हो जो बॉडी में होता रहता है वो पेप्सिन यूज होता है। ठीक है, अच्छा। अब जो ये कुछ प्रोसेस हैं जिसको मैं तुम लोगों को अलग से भी बता देता हूँ, जो तुम्हें पहले से भी मैंने बता रखा है, कौन से, वो केमिस्ट्री वाला HOD करके जो एक शॉर्टकट था। ये कौन सा प्रोसेस है, कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, वैकर प्रोसेस। ये 5 प्रोसेस हैं। ये कौन सा प्रोसेस है, हैबर। ये कौन सा प्रोसेस है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और ये कौन सा प्रोसेस है, डेकेंस प्रोसेस। तो इनमें कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, कांटेक्ट प्रोसेस में V2O5, वैकर प्रोसेस में PDCl2, और हैबर प्रोसेस में आयरन सॉलिड, और ओस्टवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम, और डेकेंस प्रोसेस में CuCl2। याद के थे ना, ये 5 प्रोसेस थे, इनको हमें ध्यान रखना ही चाहिए। उन्हीं के बारे में यहाँ कुछ रिएक्शंस लिखी गई हैं, रिएक्शन देख लेना। कभी कभी पूछ लेता है कि हमसे बताओ ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कैसे रिएक्शंस होती हैं, तो थोड़ी देर पहले देखा था ना, अमोनिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में NO में लेकर जाते हैं, फिर NO हवा से ऑक्सीडाइज होकर के NO2 में जाता है, और फिर वही NO2 एक्वस मीडियम में हवा के साथ ऑक्सीडाइज होकर के HNO3 में चला जाता है। और ये सब किसकी प्रेजेंस में करते हैं, प्लेटिनम की। प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस बोल रहा है। और कांटेक्ट प्रोसेस में हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और यहाँ पे कैटलिस्ट अक्सर यूज करते हैं वेनेडियम पेंटोक्साइड। तो यहाँ पर वही SO2 को ऑक्सीजन गैस देकर SO3 में लेकर जाना चाहते हैं, वहीं पे हमें वेनेडियम पेंटोक्साइड की जरूरत होती है। और SO3 को H2SO4 दे देते हैं तो वो ओलियम बना लेता है, और फिर ओलियम की हाइड्रोलिसिस करा दो। ओलियम का स्ट्रक्चर जानते हो, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो वो 2 पार्ट में टूट जाएंगे, SOS लिंकेज जो उनके पास है वो ब्रेक हो जाएगा, और वो सल्फ्यूरिक एसिड में चले जाते हैं। ये ओलियम रहता है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर ही तो है ओलियम, और इसको हाइड्रोलिसिस करा दो, HOH लग जाएगा, तो 2 पार्ट हमें सल्फ्यूरिक एसिड का बाद में मिल जाता है। तो ये स्टेप अगर तुम थोड़ा सा ध्यान रख सको। और हैबर प्रोसेस जानते ही हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके अमोनिया में चला जाता है, और यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है और मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल नाउअडेज ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिना इज यूज्ड। मतलब हो सकता है वो स्टेटमेंट में ऐसी चीजें बोल दें, आजकल जो हैबर प्रोसेस है ना वहां पे यूज करते हैं मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, मतलब FeO, Fe2O3 ये सब यूज करते हैं, पोटेशियम का ऑक्साइड K2O, और एल्यूमिना बोले तो Al2O3, इन तीनों का मिक्सचर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी हमारे पास। कैटलिस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने दे दिया, ये सब याद रखना, अक्सर आ जाता है मैच वैच करने के लिए। ठीक है, अगले वीडियो में थोड़ी देर बाद ही हम लोग मिलेंगे, वो हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री को खत्म करके दे देगा, वो होगा कोलाइडल सोल्यूशन से पूरा का पूरा कंटेंट, कैसे कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थोड़ी देर में ही अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हमारा कोलाइडल सोल्यूशन खत्म हो जाएगा लगभग। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।